हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपके ही प्यारे चैनल चॉइस एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आज से हम लोग क्लास 10th के सिलेबस को स्टार्ट करने वाले हैं। केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी इंग्लिश में बोला जाए केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ये चैप्टर ना बहुत मज़ेदार है केमिस्ट्री के लिए भी और आपके 10th के लिए भी। आप स्टेट बोर्ड से हैं तो इसमें बहुत सारा क्वेश्चन इसी चैप्टर से पूछा जाता है। सीबीएसई बोर्ड में भी है तो बहुत सारा रिएक्शन, ज़्यादातर बार पाँच रिएक्शन दे दिया जाता है, जो पाँचों का पाँचों रिएक्शन इसी चैप्टर का रहता है और 5 नंबर का रहता है। और ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा इस चैप्टर से पूछा जाता है। तो इस चैप्टर को बहुत ही हल्के और मज़ेदार से ढंग से हम लोग आज से स्टार्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा, चीज़ों को समझने का कोशिश करिएगा। पूरा चैप्टर यदि आपने कंप्लीट कर लिया तो आप अपने लेवल का कोई सा बुक उठा के देख लीजिए। सवाल नहीं बने तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, मुझे कमेंट करना। तो बिना टाइम को वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं अपने प्यारे से दुलारे से नए नवेले चैप्टर यानी केमिस्ट्री का पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया को। दोस्तों रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने से पहले आप लोगों ने 9th में पढ़ा होगा अणु परमाणु के बारे में। 9th में आपने देखा कि अणु और परमाणु जो होता है वो सिंगल स्टेट में नहीं रह सकता, वो अपनी मम्मी के साथ रहता है। याद आया वो सीन? नहीं पढ़ा था तो देख लेना चाहिए था आपको, है ना। मम्मी के साथ रहेगा परमाणु अपने। इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो परमाणु है मम्मी के साथ रहा, यानी अपने दोस्त लोग के साथ रहेगा, वो अणु बना लेगा या यौगिक बना लेगा। अब इसमें क्या देखेंगे कि क्या दो यौगिक को यदि भिड़ा देते हैं तो कुछ तीसरा भी कुछ बनता है क्या। तो ये जो भिड़ाने का सिस्टम है इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। बोले सर इतना मजा आएगा, मतलब इतना मजाक सा चीज़ था रासायनिक अभिक्रिया? अरे कुछ नहीं है। रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे कि हम जब भी कोई दो या दो से अधिक पदार्थ को मिलाएंगे और कोई तीसरा नया पदार्थ बन के आ जाएगा आपके पास में, तो समझ लेना ये रासायनिक अभिक्रिया हो गया। समझ गए आप लोग चीज़ को? जब भी कोई, यहाँ पे इसका डेफिनेशन तो मैं नहीं लिखने वाला हूँ, यहाँ पे हमारा एम है किस पॉइंट को कवर करना है। रासायनिक अभिक्रिया क्या है, विकारक उत्पाद से आप क्या समझते हैं, रासायनिक समीकरण क्या है, इसके क्या नियम है बनाने के, क्यों संतुलित करना आवश्यक है, संतुलित और असंतुलित क्यों क्या है, रासायनिक समीकरण के गुण क्या है, मतलब इत्यादि प्रकार की चीज़ों को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से। रासायनिक अभिक्रिया दोस्तों हम लोग किसको कहेंगे? जैसा कि मैंने बताया, जब भी कोई दो पदार्थ, मानिए कि ये ए है, इसने बी से रिएक्शन कर लिया, बी से अपना रिश्तेदारी कर लिया, शादी कर लिया, तो बच्चा पैदा हुआ सी और डी नाम का। इसी को हम लोग रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। अब बताइए क्या ए और बी का गुण सी और डी से अलग है कि नहीं है? बोले सर कैसे अलग है? अब बताइए, ए आता है 1 नंबर पे, सी आता है 3रे नंबर पे, बी ऐसे गोल सा घुमा हुआ, डी अजीब सा ही लग रहा है देखने में, तो दोनों का गुण। बोले सर ऐसे ने बताया, कौन अच्छा रंग का बनाइए ना। तो देखिए यहाँ पे हम लोग बोलेंगे कि यदि अम्ल, हालांकि बहुत बड़ा आने वाला है, बहुत मज़ेदार सा आने वाला है, बस स्टार्ट किया ना तो ध्यान से देखिए। यदि अम्ल हमारा क्षार से अभिक्रिया करता है, अब देखिए अम्ल कोई अलग पदार्थ है, क्षार कोई अलग पदार्थ है। सर ये दोनों क्या होता है? तो आपको ये तो सोचना ही नहीं है। केमिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 2 है ये सिर्फ अम्ल और क्षार के ही बारे में पढ़ना है, पूरा चैप्टर ही एसिड एंड बेस, ठीक है ना। अम्ल और क्षार आपस में रिएक्शन करेगा तो हमारा लवण बनेगा और साथ में जल का निर्माण होगा। अब देखिए अम्ल जो होता है वो खट्टा होता है, लवण जो होता है नमकीन होता है, क्षार कड़वा होता है, लवण नमकीन होता है। ये H+ आयन डोनेट करता है, ये OH+ आयन डोनेट करता है, ये न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि पूरा का पूरा गुण ही बदल गया, है ना। तो इसी को रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। सर इसका एग्जाम्पल एक दे दीजिए अच्छा सा। तो देखिए एसिड बेस का एग्जाम्पल से पहले मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। सल्फर नाम का एक कोई तत्व है, पढ़ा था आपने सल्फर नाम का तत्व यदि ऑक्सीजन के अणु से अभिक्रिया करता है तो सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना देता है। अब देखिए ये सल्फर था, ये ऑक्सीजन था, ये अधातु है, दोनों सॉलिड। देखिए ये सॉलिड स्टेट में सल्फर होता है ना, पाउडर सल्फर का आपने देखा होगा, ऑक्सीजन है, ये दोनों मिलके गैस बना दिया। यहाँ पे भी गुण में परिवर्तन आ गया। तीसरा सर एक और अच्छा सा, इससे भी अच्छा थोड़ा मज़ेदार सा, तो चलिए अब इसका एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आपका HCl नाम का एक हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है ना, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। आपने इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड नाम के क्षार से रिएक्शन करवाया। बोलेगा सर आप कैसे लिख रहे हैं फॉर्मूला? तो मैंने आपको फॉर्मूला लिखना बताया था बच्चों। यदि आपको फॉर्मूला लिखना नहीं आ रहा है ना तो इस चैप्टर में आप रोज आओगे,
टीचर क्या करेंगे आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो पहले तो फॉर्मूला वाला वीडियो देख लेना चाहिए आपको। आपने देखा ही होगा, यदि आप मेरे चैनल पे बने हुए रहते हैं तो आप एक बार नहीं भी देखें तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, उसे ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा। आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए केमिकल फॉर्मूला बाय गौतम सर, मैं दिखूंगा, बहुत ही मजे से समझाया है, एक बार में एकदम भेजे में उतरेगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा वो। HCl यदि NaOH यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन करेगा तो यहाँ पे क्या करेगा, इसका जो सोडियम है इसके क्लोरीन से रिएक्शन करके NaCl नाम का एक लवण बनाएगा, और साथ में हमारा H और OH बच गया तो ये हमारा जल का निर्माण कर लेगा। अभी ये बैलेंस नहीं है, आगे चल के हम लोग बैलेंस का, हालांकि ये तो बैलेंस ही है, 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन है, सोडियम एक, क्लोरीन एक, सोडियम एक, क्लोरीन एक, ठीक है ना। अभी सीखेंगे बैलेंस क्या होता है, अनबैलेंस क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने एक HCl अम्ल और क्षार को मिलाया तो NaCl, आप जानते होंगे घर में NaCl यानी साधारण नमक जो आप सब्जी में डाल के खाते हैं, खाना में डाल के खाते हैं, है ना, कुकिंग सॉल्ट के भी नाम से इसको जाना जाता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि जब भी कोई 2 पदार्थ मिल रहा है तो किसी तीसरे नए पदार्थ का निर्माण कर देता है, और उसका गुण क्या होता है, बिल्कुल इससे अलग होता है। क्या सर 2 ही हमेशा मिलेगा? अरे बेचारा सिंगल भी हो जाता है। जैसे आप देखिए, आपने नाम सुना होगा कैल्शियम कार्बोनेट का, हाँ सर नाम तो सुना है इसका, कहाँ पे पाया जाता है, मुर्गियों के अंडे में कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर किसका बना था, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो चौक है किसका बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, इतना तो जानते हैं ना इसको। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, टाइल्स जिसका बनता है आपका मार्बल, संगमरमर, ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है इसको यदि आप गर्म करेंगे, ये हीट का सिंबल है। हाँ आपने पढ़ा होगा ना, अल्केमिस्ट जो थे उन लोगों ने ये सिंबल दिया था अग्नि के लिए। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम जैसे ही गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड नाम का गैस निकलेगा। अब बोलिएगा सर ये क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये भी रासायनिक अभिक्रिया हुआ, क्यों, तो हम बोल रहे थे अभी रिएक्शन, अभी डेफिनेशन पे आएंगे, पहले चीज़ों को समझो आप। क्या हुआ, एक तो बेचारा पूरा का पूरा यौगिक था कैल्शियम कार्बोनेट, हमने गर्म किया, सारा दोस्ती यारी खत्म हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड बन गया, और कार्बन डाइऑक्साइड को बोला, समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये अकेले ही नए पदार्थ का निर्माण कर दिया। सर गुण दोनों का अलग होगा, बिल्कुल अलग होगा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये अधात्विक ऑक्साइड है, टेस्ट खट्टा खट्टा सा लगेगा, इसका कोई टेस्ट ही नहीं है ना। वो दम घोटू गैस, मतलब कि दम घुटने लगेगा ना, कार्बन दम घोटू, वैसे कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है दम घोटू गैस। लेकिन यहाँ पे हम लोग समझेंगे ये जो हमारा CO2 है वो भी हमारे लिए तो परफेक्ट नहीं है ना, हमारे सांस के लिए क्या चाहिए, हमको ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रहा है, ये हमारे लिए हानिकारक है। कैल्शियम कार्बोनेट एक यौगिक के रूप में पड़ा हुआ रहता है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसको कली चूना के नाम से भी जाना जाता है ना, कली चूना या कैल्शियम ऑक्साइड के नाम से जाना जाता है, या बिना बुझा हुआ चूना के भी नाम से जाना जाता है। तो ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम ऑक्साइड तो इसमें नहीं दिख रहा था, लेकिन वहाँ पे अलग बन गया। हम क्या देख रहे हैं कि बहुत बार 2 यौगिक मिल रहा है, या कभी कभी अकेले ही 2 बना देता है। बस इसी चीज़ को सिस्टमेटिक रूप से आप लिख दीजिए, आपका डेफिनेशन बन जाएगा कि रासायनिक अभिक्रिया है क्या। तो क्या बोलेंगे, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ अभिक्रिया करके, संयोग करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म अपने पुराने पदार्थ यानी मौलिक पदार्थ से बिल्कुल ही भिन्न होता है, इस प्रकार के संयोजन को, इस प्रकार के शादी को, इस प्रकार के मेल मिलाव को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, है ना। कितना आसान सा डेफिनेशन लिखना चाहते हैं आप, रोक के लिख लीजिए कि यदि, या ऐसे लिखिएगा, जब कोई पदार्थ अकेले या किसी अन्य पदार्थ के साथ आप संयोग करके किसी नए तीसरे पदार्थ का निर्माण करता है, जिसका गुणधर्म मौलिक पदार्थ से बिल्कुल भिन्न होता है, इस प्रकार का क्रिया ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। जैसे आप एग्जाम्पल दे दीजिएगा, अम्ल प्लस क्षार बराबर लवण प्लस जल, या फिर उसी में ये वाला एग्जाम्पल दे दीजिए कि HCl प्लस NaOH बन गया NaCl प्लस H2O, या आप ये रिएक्शन दे सकते हैं या ये रिएक्शन दे सकते हैं। इतना आसान था रासायनिक अभिक्रिया, बिल्कुल जी, आप लोग समझ गए। अब सर अभिकारक क्या है और उत्पाद क्या है, व्हाट इज रिएक्टेंट एंड व्हाट इज प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताइए ना सर। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में जो लोग भाग ले रहा है ना, युद्ध में भाग लेने वाले लोगों को हम लोग रिएक्टेंट कहेंगे, यानी अभिकारक कहेंगे हम लोग इसको हम लोग अभिकारक कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक कहेंगे। यहाँ 2 अभिकारक है, यहाँ 2 अभिकारक है, यहाँ अकेला अभिकारक है, और जो बन के हमारे पास तैयार होता है इसको हम लोग प्रोडक्ट कहेंगे, यानी उत्पाद कहेंगे हम लोग। तो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक और बने पदार्थ को उत्पाद कहेंगे, बात खत्म, ये भी टॉपिक कवर। तीसरा
कि रासायनिक समीकरण क्या है, इसको लिखने का नियम क्या है, यह होता कितने प्रकार का है। तो ध्यान से सुनिए, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को, ध्यान से सुनिएगा, जब हम रासायनिक अभिक्रिया को एक पूरे सेंटेंस में ना लिखकर रसायन के संकेत या फिर उसके सूत्र के रूप में लिखते हैं, तो इस प्रकार से प्राप्त समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। बिल्कुल आसान है ना। कि हम देखिए, अब जैसे बोल रहे हैं ये रासायनिक अभिक्रिया बोल रहे हैं, सुनिए कितना खतरनाक सा। जब कभी जिंक धातु हमारा सल्फ्यूरिक एसिड से अभिक्रिया करेगा तो जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बनाएगा। 4 लाइन तो ले लेगा ये चीज़, है ना, लिखने में आपका। लेकिन उसी को हम क्या लिख रहे हैं, नॉर्मली सा देख लीजिएगा, जिंक धातु सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा, जिंक सल्फेट बनाएगा, प्लस में हाइड्रोजन गैस को रिलीज करेगा। कहाँ भारी है भाई साहब। तो ये जो हम उतने बड़े सेंटेंस को केमिस्ट्री के सिंबल या फिर उसके सूत्र में लिखते हैं, इस प्रकार से जो समीकरण प्राप्त होता है उसे ही तो हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। समझ में आया ना। बिल्कुल, कि मतलब रासायनिक अभिक्रिया को सूत्र या उसके संकेत में लिखने पे जो समीकरण प्राप्त होता है रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब सर इसको लिखने का नियम क्या है, नियम तो बाद में देखेंगे, पहले देख लेते हैं कितने प्रकार का होता है। तो रासायनिक समीकरण को हम लोग 3 टाइप से पढ़ेंगे। तो एक बार मैं इसको रफ कर लेता हूं, फिर आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इसका। तो अब हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण होता कितने प्रकार का है। रासायनिक समीकरण यानी केमिकल इक्वेशन, तो हम जब भी सी और ई लिख देंगे ना, तो आप लोग जब समझ जाइएगा कि ये रासायनिक और समीकरण लिखा हुआ है, ठीक है ना। उतना बड़ा बड़ा लिखने में टाइम वेस्ट होगा। तो रासायनिक समीकरण तो समझ ही गया आप लोगों ने क्या होता है। होता ये 3 प्रकार का है। पहले का नाम है शब्द समीकरण, शब्द समीकरण, वर्ड इक्वेशन, है ना, इसको इंग्लिश में कहेंगे वर्ड इक्वेशन। सर किसको कहेंगे शब्द इक्वेशन, शब्द समीकरण किसको कहेंगे। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग शब्द में लिखते हैं, उससे जो समीकरण प्राप्त होता है उसे शब्द समीकरण कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि जिंक, जैसे मैं लिख रहा हूँ जिंक किससे अभिक्रिया कर रहा है, तो सल्फ्यूरिक एसिड से, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट एवं हाइड्रोजन गैस, सल्फेट लिखा गया, सल्फेट होगा, एवं हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। तो ये क्या किया हम लोगों ने, रासायनिक अभिक्रिया को ही समीकरण में ना लिख के, रासायनिक अभिक्रिया को एक स्टेटमेंट में ना लिखकर एक समीकरण का रूप में दे दिया, है ना। तो इस प्रकार के ही समीकरण को हम लोग शब्द समीकरण के नाम से जानते हैं। समझ गए। अब नेक्स्ट है कि संतुलित समीकरण। पहले असंतुलित देख लीजिए, असंतुलित समीकरण। सर ये क्या है, असंतुलित समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, अनबैलेंस्ड रिएक्शन, अनबैलेंस्ड इक्वेशन हम लोग किसको कहेंगे, असंतुलित समीकरण किसको कहेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं कुछ लिख रहा हूँ कि हाइड्रोजन जो है ना, ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। आप लोग जानते हैं कि नहीं जानते। बिल्कुल सर जानते हैं। क्या ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, बिल्कुल है। हाइड्रोजन जलने वाला गैस, ऑक्सीजन जलने में मदद करने वाला चीज़, लेकिन ये पानी बन गया, आग को ही बुझा देगा, तो इसका गुण इससे अलग हो गया ना, रासायनिक अभिक्रिया हो गया। अब यहाँ पे देखिए, आप लोग ध्यान से समझिएगा इस चीज़ को कि यहाँ पे हाइड्रोजन कै गो है, 2 गो। हाइड्रोजन तो यहाँ पर भी 2 गो है, चलो भैया बहुत अच्छी बात। ऑक्सीजन 2 गो, ऑक्सीजन 1 गो, ये तो अन्याय हो गया ना। तो इसी अन्याय वाले समीकरण को हम लोग कहेंगे असंतुलित समीकरण, कि वैसा समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद में अणुपरमाणु की संख्या बराबर नहीं हो। अणुपरमाणु की संख्या यदि बराबर नहीं है तो इस प्रकार के समीकरण को हम लोग असंतुलित समीकरण कहेंगे। जैसे क्या हो गया, जैसे यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं इस चीज़, आप ये वाला एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। यहाँ पे एक ऐसा बॉक्स बनाना होता है आपको, ठीक है ना, अच्छा लगता है देखने में। बॉक्स में आपको 3 काम करना है। क्या काम करना है सर, तीनों का नाम बता दीजिए। तो यहाँ पे आपको सिंबल लिखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखना है LHS, यहाँ पे लिखना है RHS। ध्यान से देखिएगा, सिंबल हम लिखेंगे किसमें किस किसने पार्टिसिपेट किया, उसका क्या क्या सिंबल है। मैंने चौक के यहाँ से फेस को छू लिया,
कोई बात नहीं। हाइड्रोजन ने भाग लिया तो यहाँ पे हाइड्रोजन लिखेंगे, ऑक्सीजन ने भाग लिया तो ऑक्सीजन लिखेंगे। और कोई भाग लिया होता यहाँ पे, जैसे यहाँ पे कहाँ गया, मिट गया, यहाँ पे सल्फ्यूरिक H2SO4 बहुत सारा होता, इसमें और बहुत सारा बनाते। तो अब देखिए LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन क्या पीस, 2 पीस है, तो यहाँ लिखेंगे 2। और RHS यानी राइट साइड, इधर हुआ LHS, इधर हुआ RHS। RHS में हाइड्रोजन कितना पीस है, 2 पीस है, वेरी गुड। ऑक्सीजन LHS में कितना पीस है, 2 पीस है। लेकिन RHS में ऑक्सीजन कितना पीस है, 1 पीस है। ये जब तक LHS RHS बराबर नहीं होगा ये आपका असंतुलित समीकरण माना जाएगा। और असंतुलित समीकरण का ही दूसरा नाम कंकाली समीकरण भी है, कंकाली समीकरण या फिर ढांचा समीकरण, ढांचा समीकरण, ठीक है ना। तो अब समझ गए ना असंतुलित समीकरण किसको कहेंगे। शब्द समीकरण होगा वैसा समीकरण जिसमें रासायनिक अभिक्रिया को शब्द के रूप में लिख दिया जाता है, उससे प्राप्त समीकरण को शब्द समीकरण कहते हैं। एग्जाम्पल में ये दे दीजिएगा। संतुलित समीकरण किसको कहेंगे, वैसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक एवं उत्पाद के परमाणुओं की संख्या समान नहीं हो, बराबर नहीं हो, इस प्रकार के समीकरण को असंतुलित या कंकाली समीकरण कहेंगे, है ना। यहाँ पे एग्जाम्पल भी दे दीजिएगा ऐसा वाला। अब बात आया समीकरण किसका, संतुलित वाले का। तो आई होप कि यहाँ पे दिख जाएगा 3 नंबर, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण हम लोग किसको कहेंगे, यहाँ ध्यान दीजिए। यदि LHS RHS में परमाणु का संख्या बराबर नहीं था तो असंतुलित बोल न दिए, यदि बराबर होगा तो संतुलित बोल देंगे, बस वही वाला बात। जैसे यहाँ पे देखिए उसी एग्जाम्पल को मैं सही कर देता हूँ। H2 प्लस में O2 बना है हमारा H2O। अब देखिए इधर 2 हाइड्रोजन, इधर भी 2 हाइड्रोजन, इधर 2 ऑक्सीजन, इधर 1 ऑक्सीजन। उधर ऑक्सीजन को 2 करना है ना, तो यहाँ पे 2 लगाएंगे। मैंने बताया था ना, हालांकि इसमें मैं इसको बहुत अच्छे समझाने वाला हूँ, बैलेंस कैसे करेंगे, है ना, हाउ टू बैलेंस इक्वेशन। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन तो मेरा 2 हो गया, कभी भी हम लोग इस चीज़ को वहाँ नहीं लिख सकेंगे, ये सब 9th में ही सिखा दिया आप लोगों को। कभी भी इस 2 को हम यहाँ नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से हम इधर आ गए 2 को लेकर के, 2 तो यहाँ लिख दिए। अब देखिए हाइड्रोजन बन गया 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, लेकिन यहाँ है 2 हाइड्रोजन, तो 1 2 यहाँ भी लगा दीजिए, तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। अब ये हो गया संतुलित। ऐसा ही डब्बा फिर से बनाइएगा, यहाँ पे लिख दीजिएगा 2 2 2 2। अब यहाँ पे ऐसा इसमें क्या होगा, इधर लिखा था 4, इधर लिखा था 4, इधर यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, और हो गया संतुलित समीकरण। कितना आसान था। यही है हमारा संतुलित और असंतुलित समीकरण और शब्द समीकरण, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। अब कहता है रासायनिक समीकरण तो ठीक था, संतुलित करना क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी पड़ रहा है आपको संतुलित करने का, वजह बताइए। तो अभी वजह बताते हैं ना, इसको मिटा के मारो स्क्रीनशॉट जल्दी से। तो हमारा क्वेश्चन है कि समीकरण को संतुलित क्यों करें या क्यों करना पड़ता है रासायनिक समीकरण को संतुलित। तो इसका आंसर छिपा हुआ था 9th क्लास में। सर जी सब कुछ 9th में ही था। अरे हाँ बच्चा, 9th में आप लोगों ने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जो हमारे लेबोजियर साहब के द्वारा जो आया था। हम लोगों ने केमिस्ट्री पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ पर आपको लेबोजियर, प्राउट्स, डाल्टन ये लोग का नाम मिला था। तो लेबोजियर साहब ने आपको क्या बताया था, बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया कभी भी होगा द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा इधर जितना द्रव्यमान है उधर उतना ही द्रव्यमान बनेगा, ज़्यादा कम नहीं हो सकता, द्रव्यमान में कोई क्षति नहीं हो सकता है। इसमें एक्सपेरिमेंट भी किया था, आपको बताया था मैंने। तो वो क्यों होता है सर, द्रव्यमान संरक्षण वो जो होता है, द्रव्यमान संरक्षण तो हो गया, यहाँ पे क्या जरूरी है उसका। तो हम जानते हैं, इसका आंसर लिखेंगे कि हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। इसीलिए द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन करवाने के लिए हमें समीकरण संतुलित करना आवश्यक है। किसके लिए, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान संरक्षण नियम का पालन कराने के लिए, ठीक है ना। ये पूरा स्टेटमेंट आपको लिख देना और ये भी आंसर हमारा खत्म हो गया। अब अगला क्वेश्चन पे आते हैं कि सर रासायनिक समीकरण को लिखने का नियम क्या है, कैसे लिखेंगे रासायनिक समीकरण को, बताइए जरा सा। तो देखिए रासायनिक समीकरण लिखने के नियम सर जी बताइए क्या क्या है। तो ये देखिए हम नियम देके डैश दे रहे हैं और समझिएगा क्या क्या है। सबसे पहला बात, हम जितना भी रासायनिक समीकरण में जितना भी हमारा प्रोडक्ट होगा या रिएक्टेंट होगा यानी अभिकारक होगा, उत्पाद होगा,
अभिकारक हो या उत्पाद हो, इनको हम हमेशा संकेत या सूत्र में ही लिखेंगे, संकेत या सूत्र में ही लिखेंगे। पहला तो ये रूल हो गया, हमारा नियम हो गया। दूसरा नियम क्या है सर? पहला तो आपने बता दिया है, कभी भी अभिक्रिया को हम लोग संकेत या सूत्र में ही लिखेंगे, चाहे हमारा अभिकारक हो या उत्पाद हो, ठीक है। दूसरा, अभिकारक में यदि कोई दो को समान आ रहा है तो उसके बीच में प्लस का सिंबल देंगे। सेम प्रोडक्ट के लिए भी है, प्रोडक्ट में भी यदि कुछ आ रहा है तो उसमें प्लस का सिंबल देंगे। जैसे आपने देखा था अभी सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ रहा था तो यहाँ पे मैंने प्लस दिया था ना। चलिए इधर भी बनाया था SO2, यदि यहाँ पे जैसे आप HCl वाला याद होगा, NaCl प्लस H2O बना था, तो ये प्लस का हम लोग को देना आवश्यक है। प्लस से ही हम लोग दिखाएंगे कौन कौन भाग लिया है। अभिकारक हो या उत्पाद हो, यदि संख्या अधिक हो तो उसके बीच में प्लस चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे। तीसरा कि अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में समीकरण के LHS में हम लोग अभिकारक को रखेंगे और RHS में उत्पाद को रखेंगे। ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं कि फिक्स नहीं है, ऐसा रखेंगे और इनके बीच में इस चिन्ह से दिखाएंगे अभिक्रिया का दिशा। ये क्या बताएगा? अभिक्रिया की दिशा को बताएगा, किस दिशा में रिएक्शन हो रहा है, ठीक है ना। क्या होगा समीकरण में, LHS में अभिकारक और RHS में उत्पाद है, तो हम लोग इस चिन्ह से दिखाएंगे किधर से किधर रिएक्शन हो रहा है। जैसे यहाँ पे देखिए सल्फर और ऑक्सीजन को मिलाए हैं ना, तब सल्फर डाइऑक्साइड बना है। यदि तीर घुमा दें तो उल्टा बात हो जाएगा। क्या सर तीर घुमाने वाला भी कोई रिएक्शन होता है? तो बहुत सारा रिएक्शन होता है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था आपको, ये CaCO3 जानते हैं, इसको इधर भी करिए तो CaO प्लस में CO2 बनेगा और इधर घुमा दीजिए तो ये बन जाएगा। तो हम तीर के दिशा से बताएंगे, ये जो तीर का डायरेक्शन जिधर होगा उधर ही अभिक्रिया में प्रोडक्ट लिखा जाएगा, जिधर ये नोक होगा उधर प्रोडक्ट लिखा जाएगा। ये नियम है, ठीक है ना। इतना सारा आपका नियम है। अब इसी नियम को मैं अलग अलग लिखाऊंगा तो 5 हो जाएगा। मैंने 3 को मिक्स करके लिखा है। अभिकारक उत्पाद दोनों AC में हो गया, दोनों AC में हो गया, दोनों AC में हो गया, ऐसे अलग अलग करते 6 नियम। तो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने का यही 3 नियम है। बोले सर लिखेंगे कॉपी पे कैसे? तो लिखिएगा रासायनिक समीकरण लिखने के, रासायनिक केमिकल इक्वेशन लिखने के निम्नलिखित नियम है। पहला नियम क्या है कि अभिकारक एवं उत्पाद को सूत्र या संकेत में ही लिखेंगे। दूसरा लिखेंगे अभिकारक या उत्पाद में एक से अधिक संख्या है तो उनके बीच में प्लस के सिंबल का यूज करेंगे। एग्जाम्पल भी एक ये वाला दे देना। तीसरा लिखिएगा रासायनिक समीकरण में LHS RHS में अभिकारक उत्पाद है, उनके बीच में अभिक्रिया की दिशा हमेशा तीर के चिन्ह से प्रदर्शित की जाएगी। तो हमारा ये वाला टर्म खत्म, ये वाला टर्म भी खत्म। अब है कि रासायनिक समीकरण के गुण क्या है या रासायनिक समीकरण से हमें किन बातों का पता चलता है, तो इसको मिटाते हैं, अब उस बातों पे चलते हैं। तो अब हमारे इस पार्ट में है कि रासायनिक अभिक्रिया के गुण क्या है, यानी रासायनिक अभिक्रिया से आपको किन किन बातों का पता चलता है। दोनों सेम ही क्वेश्चन हुआ। तो देखिए रासायनिक अभिक्रिया से हमको 3, 4 या 5, 6 बात का पता चलता है। सर जी कैसे बोल रहे हैं? अभी दिखाते हैं कैसे कैसे पता चलता है, किन किन बातों का पता चलता है या क्या गुण हो सकता है। तो सबसे पहला गुण कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा इसके अवस्था में परिवर्तन आएगा, अवस्था परिवर्तन होगा, अवस्था में परिवर्तन होगा। आप लिखेंगे कैसे? तो लिखिएगा कि रासायनिक अभिक्रिया में सामान्यतः अवस्था में परिवर्तन आता है। जैसे यहाँ पे देखिए मैं बताता हूँ, हमारा जिंक नाम का एक सॉलिड मेटल था, जिंक नाम का एक धातु था, ठोस था, ठीक है ना। इसको मैंने H2SO4 नामक लिक्विड से रिएक्शन करवाया। आपको पता होगा H2SO4 पानी की तरह होता है, लिक्विड होता है। अब इससे हमारा जिंक सल्फेट, ये हमारा जो जिंक सल्फेट बनता है ना, एक तरह से लवण है। लवण को हम ठोस मान सकते हैं, वैसे ये लिक्विड ठोस दोनों होता है। ये हल्का मतलब कि सॉलिड भी होता है और लिक्विड भी होता है। इतना तक तो कुछ नहीं था, इधर सॉलिड लिक्विड था तो बना, भाई चलो मानते हैं। लेकिन यहाँ पे बन गया हाइड्रोजन गैस। अब हाइड्रोजन गैस के लिए ये वाले सिंबल का भी देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हम लोग और प्रभावशाली बनाने के लिए क्या क्या कदम उठाएंगे, क्या क्या उपाय करेंगे। यहाँ पे समझिए हमारा हाइड्रोजन गैस बन गया। तो आप ही बताइए, ठोस और द्रव था, गैस में बदल गया। अन्याय है कि नहीं है?
तो जब भी ऐसा कभी देखते हैं कुछ से कुछ कर रहे हैं, तीसरे टाइप का अवस्था बन गया, तो आप समझ जाइए वहाँ रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। पहला गुण हो गया इसका। चलिए दूसरे गुण पे चलते हैं। दूसरा गुण है कि जब भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, सामान्यतः गैस का भी निर्माण होगा, गैस का निर्माण होगा। बोले सर ये कैसे होगा, ये दिखाइए तो हमको। जस्ट यही वाला एग्जांपल लिख दीजिए कि देखिए कि जिंक सल्फेट सल्फ्यूरिक अम्ल से मिला था तो हमको हाइड्रोजन गैस मिला, है ना, हाइड्रोजन गैस मिला। हाइड्रोजन गैस कैसे बनाते हैं, आपके पास जिंक है, सल्फेट है, ये सब नहीं भी है, तभी मैं एकदम जुगाड़ू उपाय बताऊंगा। हाइड्रोजन गैस बनाइए, बैलून में भर के उड़ जाइए। हाइड्रोजन गैस सबसे हल्का गैस होता है, उसको आप बैलून में भरिएगा ना, बैलून छोड़ते उड़ने लगेगा बैलून, और उसको जलाइएगा ना हाइड्रोजन गैस को, पॉप से साउंड निकलता है। तो वो सब एक्सपेरिमेंट हम लोग करेंगे। तो देखिए जिंक जो है H2SO4 से भी क्रिया किया तो जिंक सल्फेट बनाया और हाइड्रोजन गैस बनाया, तो इसका भी काम यही समीकरण कर दिया। चलिए तीसरे गुण पे चलते हैं। तीसरा जो गुण होगा, रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा, ये क्या करेगा, ये रंग में परिवर्तन लाएगा। रंग में परिवर्तन क्या हमेशा सर? अरे हमेशा जरूरी नहीं है, लेकिन सामान्यतः रंग में परिवर्तन लाता है। जैसे सर एग्जाम्पल बताइए। तो एग्जाम्पल यहाँ पे है कि हमारा कॉपर सल्फेट नाम का एक सॉल्यूशन था, है ना, एक्वस सॉल्यूशन था। इसका चौक का जो डस्ट आता है ना, वही बार बार आ जाता है नाक पे। चलिए कॉपर सल्फेट नाम का एक कोई पदार्थ था, एक कोई लिक्विड है हमारा, एक्वस सॉल्यूशन है। वैसे कॉपर सल्फेट सॉलिड होता है, उसको हम पानी में घोल के एक्वस सॉल्यूशन बना लेते हैं, जलीय विलयन बना लेते हैं। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, लोहा के टुकड़ा को डाल रहे हैं। जैसे ही कॉपर सल्फेट में लोहा के टुकड़ा को डालेंगे तो यहाँ पे ये जो है ना, लोहा कॉपर को लतिया के भगा देगा, तो ये सल्फेट के साथ खुद बैठ जाएगा, प्लस में हमारा कॉपर इधर आ जाएगा। सर ये क्यों होगा, इसके लिए आपको तीसरा चैप्टर दिया गया है। जितना भी क्वेश्चन क्यों है ना आपके बोर्ड में, मतलब कि आपके बुक में सारा दिया हुआ है, बस आपको एक ईमानदारी से उसको पढ़ लेना। मैं इसका आंसर हालांकि इस चैप्टर में ही बता दूंगा। चलिए तो यहाँ पे हम देखिए कॉपर सल्फेट था, इधर फेरस सल्फेट बन गया। इस दौरान क्या हुआ जानते हैं, ये जो कॉपर सल्फेट है ना, इसका रंग होता है नीला। कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। शायरी मारा था क्या बचपन में आपने, ओ कॉपर सल्फेट सी तेरी नीली आंखें, इधर आ जा, फेरस सल्फेट सा मेरा दिल गार्डन गार्डन कर दे। गार्डन मतलब हरा भरा, फेरस सल्फेट, क्या बात कर दिया सर जी आपने, हो केमिस्ट्री का शायरी। यहाँ देखिए कॉपर सल्फेट नीला होता है, अब ये बन गया फेरस सल्फेट, और फेरस सल्फेट सौभाग्य से हरा होता है। तो हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है तो रंग में परिवर्तन हो गया। सर करके नहीं दिखाइएगा, अरे जरूर करके दिखाएंगे, सारा सामान है मेरे पास, शॉर्ट्स में दिखाते चलेंगे इसको। चलिए ये तो रंग में परिवर्तन देख लिए, अरे सर जी वाह बहुत अच्छी बात बताइए आपने आज तो। चौथा बात और क्या हो सकता है रासायनिक अभिक्रिया होने से, अवस्था बदल दिया, गैस निकल गया, रंग में परिवर्तन। चौथा काम होगा अवक्षेप का निर्माण होगा। अवक्षेप का निर्माण होगा। बोले सर अब ये अवक्षेप क्या है, अवक्षेप के बारे में बताइए ना जरा से, है क्या अवक्षेप? अवक्षेप याद रखिएगा, एक ऐसा पदार्थ हो जाए जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बनता तो है लेकिन वो अनुपयोगी होता है, वो सॉलिड होते हुए भी नीचे में फदफदा के बैठ जाता है पेंदी में। जिस चीज़ से एक बीकर में रिएक्शन हो रहा है तो उसके पेंदी में वो बैठ जाएगा, उसी अनावश्यक पदार्थ को, अवांछनीय पदार्थ को अवक्षेप कहेंगे। तो जब भी रासायनिक अभिक्रिया होता है सामान्यतः अवक्षेप का भी निर्माण होता है। सर जी इसका रिएक्शन मतलब कि इसका बताइए, अवक्षेप का निर्माण इसका कोई बताइए ना, कुछ रिएक्शन में लिखेंगे हम लोग। यहाँ पे देखिए एक सॉल्यूशन होता है, या आप लोग यहाँ पे इस चीज़ को आप लोग बहुत सारे एग्जाम्पल से याद रख सकते हैं। हालांकि ये जो जिंक सल्फेट है ये भी अवक्षेप है, आप उस एग्जाम्पल को भी यहाँ पे लिख सकते हैं। वो जो जिंक सल्फेट वैसे तो लवण के रूप में है लेकिन कोई काम का लवण नहीं है, वो उसको अवक्षेप हम कह सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अवक्षेप का जो निर्माण होगा, वैसे आपका जो बुक देता है AgNO3 को जैसे ही आप NaCl से रिएक्ट करवाइएगा, यानी सिल्वर नाइट्रेट को आप सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवाइएगा, तो इस साइड में जा करके AgCl नाम का एक अवक्षेप बनेगा, साथ ही साथ सोडियम नाइट्रेट नाम का एक अलग यौगिक बना देगा। सोडियम नाइट्रेट नाम का एक अलग यौगिक बना देगा। और ये जब भी हम नीचे का सिंबल मारेंगे तो वो अवक्षेप होगा, ऊपर का सिंबल मारेंगे तो वो गैस होगा। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में अवक्षेप का भी निर्माण होता है। सर ये लंबा सा लग रहा है तो आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि वो याद हो गया, Zn + H2SO4, ZnSO4 + H2, साधारण सा था। 4 काम हो गया। 5वां काम सर, 5वां काम बताइए। तो रासायनिक अभिक्रिया जब भी होगा उष्मा में परिवर्तन आएगा, उष्मा में परिवर्तन आएगा, कभी ठंडा हो जाएगा कभी गर्म हो जाएगा। सर कब होगा ठंडा कब होगा गर्म,
यहाँ पे मैं 2 इक्वेशन लिख देता हूँ, आई होप कि दिखना चाहिए। अब देखिए पहला इक्वेशन मैं लिखता हूँ। आपने मीथेन गैस का नाम सुना है CH4? हाँ सर सुना है नाम। मीथेन गैस अपने आप आग में हवा में आते ही अपने आप जल जाता है, ये स्वतः जलने वाला गैस है मीथेन गैस, अपने आप जल जाएगा। अब इसको हम जैसे ऑक्सीजन की उपस्थिति में लाएंगे तो ये जल जाएगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, जल बनाएगा, साथ ही बहुत ज़्यादा उष्मा देगा हमको। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि उष्मा प्लस उष्मा यानी उष्मा निकल रहा है, तो उष्मा में परिवर्तन है। कभी कभी उष्मा लगने भी लगता है यानी ठंडा लगने लगेगा। जैसे देखिए N2 प्लस O2 जैसे ही जाता है वो बन जाता है NO2, लेकिन बहुत ठंडा हो जाता है, वो उष्मा बहुत ज़्यादा उसका निकल जाता है। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि रासायनिक अभिक्रिया में इन चीज़ों का पता चलता है हमको। ये रासायनिक अभिक्रिया का गुण हुआ कि अवस्था बदल देगा, है जज्बात, किस्मत, हालात सब बदल देगा, रंग बदलेगा, गैस छोड़ेगा, है गैस छोड़ेगा सर, ये भी गैस छोड़ता है, ये भी गैस छोड़ता है, देखो हाइड्रोजन गैस छोड़ रहा है यहाँ पे देखिए सर ये हाइड्रोजन नहीं खाली छोड़ेगा। अरे भाई मेरे, अभी मैंने बताया ना CaCO3 को भी तोड़ोगे ना गर्म करके। अब गर्म कर रहे हैं तो गैस छूटेगा ही, गर्म होने पे गैस छूटता है ना। यहाँ देखिए CaO प्लस में CO2 भी तो गैस ही है, यहाँ पे CO2 गैस निकल रहा है। यहाँ पे देखिए तीसरा देखा अवक्षेप का निर्माण होगा, चौथा देखा उष्मा का परिवर्तन होगा। तो ये सब बात का हमको पता चलता है रासायनिक अभिक्रिया से ही। तो हमारा ये भी बात पता चल गया रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक समीकरण के गुण एक देखना है। अच्छा, रासायनिक से किन किन मतलब रासायनिक समीकरण से क्या सूचना मिलता है या रासायनिक अभिक्रिया से क्या सूचना मिलता है, ऐसा भी लिख सकते थे हम लोग। ये भी हो गया। रासायनिक समीकरण के गुण को देख लेते हैं एक बार। तो इसको मैं मिटा लूँ, रासायनिक समीकरण के गुण को देख लेते हैं। तो यूँ मिटाया। तो अब हम लोग पढ़ते हैं रासायनिक समीकरण के गुण। बहुत बच्चों के मन में आ रहा होगा सर हम लोगों को आपने रिएक्शन को बैलेंस करने नहीं सिखा रहे। दम धरो ना भाई मेरे, रुको आप थोड़ा सा, मैं सबको सिखाने वाला हूँ। रासायनिक समीकरण के गुण क्या हैं, वो जो रासायनिक समीकरण लंबा चौड़ा सा लिखते हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वही वाला Zn प्लस H2SO4, इधर बनेगा ZnSO4 प्लस में H2 गैस। सर ये जो रासायनिक समीकरण लिखा आपने, इसका क्या गुण है आप ध्यान से देखिएगा। रासायनिक अभिक्रिया का गुण अलग था, रासायनिक अभिक्रिया से क्या क्या सूचना मिला वो अलग था, लेकिन ये अलग है। रासायनिक समीकरण अभिक्रिया में तो फर्क पता चल रहा है ना। अभिक्रिया मतलब जो हो गया, समीकरण जिसमें लिख रहे हैं इस टाइप का, ये समीकरण हुआ। अभिक्रिया मतलब फलना को चिलना मिलाएंगे तो बेलना बन जाएगा, वो वाला अभिक्रिया हो, ठीक है ना। अब रासायनिक समीकरण का हमारा क्या क्या गुण है। पहला गुण, तो हमको रासायनिक समीकरण से ना लाभ फायदा क्या हुआ, रासायनिक समीकरण से फायदा हुआ, उतना बड़ा नहीं लिख के छोटे से काम में हम पेज को बचा लिए, एक फायदा तो ये हुआ। तो फायदा तो गुण ही हो सकता है ना। दूसरा, कौन पदार्थ भाग ले रहा है। पहले तो हम लोग क्या किए कि कम स्थान पर अभिक्रिया को लिख पाए। अब चौक बदलने दीजिए, ये बेकार हो गया। कम स्थान पे हम लोगों ने क्या किया, कम स्थान पे हम लोगों ने लिख लिया अभिक्रिया को, पहला। दूसरा फायदा सर क्या हुआ, दूसरा फायदा हुआ कौन कौन भाग ले रहा है पता चलेगा, है ना। भाग लेने एवं उत्पाद का जानकारी मिलेगा। रासायनिक अभिक्रिया से ही ना इन चीज़ों का भी पता चलता है। रासायनिक अभिक्रिया आपका रासायनिक समीकरण नहीं लिखा हुआ होता तो क्या आपको पता चलता है कौन कौन भाग लिया। अभी देख के बता दीजिए सर, ये जो देखिए ना, जिंक लिया है और सल्फ्यूरिक अम्ल भाग लिया है, इधर जिंक सल्फेट हाइड्रोजन गैस बना है। भाग लेने वाले के बारे में कैसे पता चला, रासायनिक समीकरण को देखकर। चलिए तीसरा क्या पता चला, अणु और परमाणुओं की संख्या, है ना, यानी अभिकारक एवं उत्पाद का परमाणु संख्या। परमाणु कहो, अणु का भी संख्या पता चलता है, परमाणु अणु की संख्या, ठीक है ना। तीन चीज का तो पता चल गया। चौथा रासायनिक समीकरण से हमको अवस्था का भी पता चलता है। बगल में हम सॉलिड लिखते हैं, अभी दिखाते हैं, प्रभावशाली बनाने के वो उपाय बता देंगे ना, तब देखिएगा आप लोग। तो हमको अवस्था का भी परिवर्तन पता चलता है। हालांकि इसको नहीं दीजिए क्योंकि हम खुद बनाते हैं, अवस्था वाला मत दीजिए, कुछ बुक में रहता है लेकिन इसको अच्छा नहीं रहेगा परफेक्ट। इसमें और क्या पता चलता है, रासायनिक अभिक्रिया से, रासायनिक समीकरण से और किन बातों का पता चलता है। तो रासायनिक समीकरण से हमको देखिए और क्या पता चल सकता है यहाँ पे।
और क्या पता चल सकता है हमको? पता चल सकता है कि देखिए इसमें किसका क्या अनुपात है ना। जैसे यहाँ पे कुछ अनुपात में मिला हुआ है कि यहाँ से देखिए जिंक एगो है, इसका भी एक अणु है, उधर भी एक एक अणु बन रहा है, हाइड्रोजन यहाँ 2 बन रहा है। तो पहला तो हमको अनुपात का पता चल रहा है ना। अगला हमको क्या प्रोडक्ट बन रहा है ये भी पता चल रहा है, उसको देख के कि ये मिलाए तो बना क्या, यानी प्रोडक्ट का जानकारी मिला, प्रोडक्ट की जानकारी मिली। और सर क्या पता चल रहा है? रासायनिक अभिक्रिया से और क्या पता चल रहा है आपको? तो रासायनिक अभिक्रिया से हमको रासायनिक समीकरण से और क्या पता चल रहा है आपको? रासायनिक समीकरण से आपको द्रव्यमान के भी अनुपात का पता चलता है। जब आप लिखते हैं ना यहाँ पे H2O वो SO4, तो उससे द्रव्यमान कैसे निकलता है आप लोग आगे के क्लास में सीखिएगा। तो द्रव्यमान का भी पता चलता है हमको, द्रव्यमान अनुपात का भी पता चलता है, ठीक है। और क्या पता चलता है सर? अब देखिए जो पता चलता है वही तो उसका गुण हो गया ना, नहीं आसान सा चीज़ है। और क्या पता चल सकता है हमको? और पता चल सकता है, देखिए आप लोग सोच के देखिए ना यहाँ पे, हाँ परमाणुओं की संख्या वो तो लिख ही दिया ना हम लोगों ने, अभी कह रहा हूँ तो हाँ परमाणु अणु की संख्या, ये इन सब चीज़ों का पता चलता है। 6 हो गया ना, आप कितना लिखते रहिएगा ज़िंदगी भर। तो इन सब चीज़ों का पता हमको रासायनिक समीकरण से चलता है। समझ में आया आप लोगों को? अब देखते हैं कि रासायनिक समीकरण को हम लोग बैलेंस कैसे करेंगे, है ना। बैलेंस करने का उपाय देखते हैं। और यहाँ पे देख लेते हैं क्या बचा हुआ है, इसका क्या सीमा है, यानी रासायनिक समीकरण का औकात क्या क्या है, ये भी लिखना है। और ये प्रभावशाली बनाने के उपाय, पहले औकात देख लेते हैं, फिर उपाय देख लेते हैं, फिर बैलेंस करना सीखेंगे। छोटा छोटा ही चीज़ है तो इसको भी मिटा देते हैं। लोग देख लेते हैं रासायनिक समीकरण की सीमा क्या है। सीमा कौन सी सर? वो सीमा क्या? वो सीमा नहीं, रासायनिक समीकरण की सीमा, औकात, स्टेटस, क्या क्या नहीं बता सकता रासायनिक समीकरण। तो देखिए रासायनिक समीकरण से आपको भौतिक अवस्था का पता नहीं चल सकता, इसीलिए मैंने वहाँ पे काटा। भौतिक अवस्था का जानकारी नहीं मिल सकता आपको, क्या बन रहा है, लिक्विड है कि सॉलिड है कि क्या दिए हैं क्या लिए हैं, पता नहीं चल पाता बिना जाने। हमको पता होगा तभी जान पाएंगे इस चीज़ का। दूसरा, हमको उष्मा के मात्रा का जानकारी नहीं मिलेगा, कितना मात्रा में उष्मा का अवशोषण हुआ कि उत्सर्जन हुआ, समझ रहे हैं ना। इसका जानकारी आपको नहीं मिलेगा, लिखा हुआ नहीं रहेगा रासायनिक समीकरण में इतना उष्मा निकल रहा है, समीकरण लिखते ही बगल में लिखा जाए, ऐसा नहीं हो सकता है ना। अगला, किस दिशा में अभिक्रिया संभव है ये पता नहीं चलेगा आपको। जैसे कि मैंने बताया सल्फर प्लस ऑक्सीजन मिलाने पे SO2 बन जाता है, अभी तो इस दिशा में, तो क्या इस दिशा में भी हो सकता है? ये हमको रासायनिक समीकरण नहीं बता सकता, ये हमारा एक्सपेरिमेंट ही बता सकता है, अभिक्रिया करने से ही पता चल सकता है। अगला है कि रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलेगा, है ना। वेग यानी रेट ऑफ रिएक्शन का पता नहीं चलेगा हम लोगों को। RKN यानी रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन का हमको पता नहीं चलेगा, कितना स्पीड में अभिक्रिया हो रहा है, ठीक है ना। बस देखते चलो कि कुछ ना देर में हो ही जाएगा, कोई टाइम फिक्स नहीं है। अगला, कोई विस्फोटक पदार्थ बन गया, उसका भी जानकारी आपको रासायनिक समीकरण नहीं देगा कि हाँ भैया देखो ये जो बनाए हो ना विस्फोटक पदार्थ बना हुआ है, समीकरण में ऐसा नहीं लिखा हुआ मिलेगा आपको। अगला, कितना मात्रा अभिकारक का खर्चा हो गया, अभिकारक का कितना मात्रा खर्चा हो गया, इसका पता आपको रासायनिक समीकरण से नहीं चल सकता है। या आप उसको देख देख के पता करना पड़ेगा कितना खर्चा हुआ, अच्छा थोड़ा बचा हुआ, अभी थोड़ा बचा हुआ है, समझ रहे ना। इस चीज़ का पता नहीं चल पाता है। तो ये सब था सीमा। वीडियो अब हो गया है काफ़ी लंबा, तो अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जो भी चीज़ बचा है इसको अब जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे, इसको करते हैं कंप्लीट। मज़ा आया तो चैनल को करो सब्सक्राइब, और भी कोई वीडियो चाहिए तो प्लेलिस्ट पे जाके देख लो, बहुत सारा वीडियो मिलेगा। तो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में, उसमें बहुत मज़ा आने वाला है, उसमें ये भी सीखने वाले हैं और साथ ही साथ उसमें बहुत सारे इक्वेशन बैलेंस करेंगे, कैसे बैलेंस किया था, बहुत बच्चे को डर लगता है, बहुत सारा उपाय बता देंगे उसका, ठीक है। मिलते हैं तब तक के लिए, ओके बाय एंड टेक केयर।